भारत माता की वंदे वंदे। महाप्रभु जगन्नाथ जी की, झाड़ेश्वर बाबा की, समलेश्वरी माता की, वीर सुरेंद्र साई अमर रहे। स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती, नेताजी। सबसे पहले मैं भारत विकास परिषद और पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे यहाँ बरगढ़ में बुलाया। मैंने भी बरगढ़ नहीं देखा था, सुना था, पढ़ा था कि उड़ीसा में बरगढ़ है, लेकिन देखा नहीं था। आपने मुझे बुलाया और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए कि आपके समक्ष मैं भी अपनी कुछ बात रखूंगा। तो बुलाने के लिए आपका धन्यवाद और आने के लिए आपका धन्यवाद। आदरणीय श्री प्रकाश कुमार पटनायक जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, रविंद्र पांडा जी, बहन दर्शना जी, जयश्री महापात्रा जी और सामने उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं कोई बौद्धिक नहीं करता कि मैं बोलूंगा आप सुनेंगे। मैं आपसे संवाद करता हूं, डायलॉग। मेरा आग्रह यह है, अगले 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए अपना फोन साइलेंट पे डाल दीजिए। और जब भी मैं कुछ पूछूं, वो देखिए ऊपर बालकनी में भी लोग बैठे हुए हैं, आपसे भी कह रहा हूं कि जब भी मैं कुछ कहूं, आप इतना तेजी के साथ उत्तर दीजिए कि आपकी आवाज यहां तक आ जाए। सामान्यतया जो हम आपके साथ बातचीत करते हैं 2 से 3 करोड़ लोगों तक पहुंचता है। पहुंचाने वाले भी आप ही लोग हैं। मैं तो पहुंचाता नहीं, मैं तो बोल के चला जाता हूं। लेकिन कम से कम उन 3 करोड़ लोगों को भी पता चले कि बरगढ़ में कार्यक्रम हुआ था, बरगढ़ में ये सवाल हुआ था, बरगढ़ के लोगों ने ये जवाब दिया था, हां किया या ना किया, ये सब 3 करोड़ लोग भारतीयों तक पहुंचना चाहिए। मैंने आग्रह किया था कि समय का अभाव है, क्योंकि इसके बाद संबलपुर में भी कार्यक्रम है, तो आप सवाल ले लीजिएगा। 20 सवाल आ चुके हैं। सत्या साई नाइक जी का आ गया है, देवेंद्र कुमार शर्मा जी का है, जय नारायण त्रिपाठी जी का है, सनातन बर्निक जी का है, मोहन साहू जी का है, एक पे नाम नहीं लिखा है, दूसरे पे भी नाम नहीं लिखा है, तीसरे पे भी नाम नहीं लिखा है, चौथा ये डॉक्टर PL त्रिपाठी जी का है, अशोक पानीग्रही जी का है, श्याम जी का है, अनिल कुमार गुप्ता जी का है, जय नारायण जी का है, अमरेंद्र नारायण यादव जी का है, दीपिका सैकिया जी का है, अपरमित मिश्रा जी का है, एक ये और है जिसमें नाम नहीं लिखा है, CS पुरोहित जी का है, और एक ये उड़िया में लिखा है, हमको पढ़ना नहीं आता। इसमें मैंने सारे सवालों को पढ़ा, आप लोगों ने जो लिखा था। इसमें सभी सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन चूंकि समय तो सीमित है, हमको भी यहां से संबलपुर जाना है, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर वहां का कार्यक्रम है, फिर वापस दिल्ली भागना है, क्योंकि हमारा तो जो युद्ध क्षेत्र है वो सुप्रीम कोर्ट है, तो इसलिए हमें कल वहां की भी तैयारी करनी रहेगी। तो मैं उन सवालों पे जवाब दूंगा जो आपने, ये विषय है कि राष्ट्र के सम्मुख प्रमुख खतरे, उन पे कोशिश करूंगा कि आपने जो सवाल उससे संबंधित पूछा है उस पे मैं कुछ रिस्पॉन्स कर सकूं। एक विषय जो मेरा मानना है, आप भी इस बात से सहमत होंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं। और ये मैं एज ए एडवोकेट तो मैं बाद में बना, पहले मैं इंजीनियर था और कई मैं कंपनियों में था, मैं हीरो में था, पहले एक एलमल वेस्पा स्कूटर थी उसमें था, फिर मारुति कार बनती थी उसमें था। अपने उस अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई, जोर से बोलिए, ऐसी कोई बीमारी नहीं। और ये खासतौर पर इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 7-8 कार्यक्रम से लगातार
या तो मेरे मंच के अगल बगल डॉक्टर होते हैं या तो स्वागत में डॉक्टर आते हैं। आज भी 2 डॉक्टर साहब आए थे, किधर चले गए? वो बैठे हुए। हाँ, डॉक्टर साहब कोई बीमारी है क्या लाइलाज? अब तो एड्स का भी इलाज आ गया, कैंसर का भी आ गया, हर बीमारी का इलाज है। और अगर कोई बीमारी पूरी दुनिया में हो और उसकी दवा ना हो, पूरी दुनिया परेशान हो, तब तो मान सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है। लेकिन ऐसी कोई हुई नहीं। कोविड आया था, 6 महीने तक लगा कि हाँ ये लाइलाज बीमारी है। 6 महीने के अंदर भारत के हमारे डॉक्टरों ने दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे सस्ती वैक्सीन बना के दे दिया। हमारे वैज्ञानिकों ने सबसे अच्छा, सबसे सस्ता मिसाइल बना के दे दिया। हमारे वैज्ञानिक सबसे कम दाम में और सबसे जल्दी चंद्रमा पे पहुंच गए। हमारे वैज्ञानिक हीराकुंड डैम बना दिया आपका उड़ीसा का। आपके यहां चांदीपुर से टेस्टिंग होती रहती है आए दिन में। इसका मतलब यह हुआ कि डॉक्टर तो अच्छा काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो समाज के डॉक्टर हैं उन्होंने ठीक से काम नहीं किया। अगर आप रूट काज एनालिसिस करें, आप लोग गूगल यूज करते हैं तो वाई एनालिसिस, उसको शब्द यूज करते हैं, वाई एनालिसिस मतलब किसी समस्या में 5 बार वाई लगाएं। सड़क टूट गई, वाई। क्यों टूट गई? मेटेरियल खराब था। मेटेरियल क्यों खराब था? वाई। कमीशन हो गया। कमीशन खोरी क्यों हो गई? वाई। कानून घटिया है। कानून क्यों घटिया है? वाई। कानून बदला नहीं, अंग्रेजों वाला चल रहा है। तो घूम फिर के कहां पहुंच गए? कानून के ऊपर। रोड एक्सीडेंट होता है, वाई। ड्राइवर अनपढ़ अनाड़ी था। ड्राइवर अनपढ़ अनाड़ी था तो सड़क पे कैसे पहुंचा? पैसा दिया, डीएल बन गया। पैसा डीएल कैसे बना? 3000 रुपए देके डीएल बनवा लिया। तो यानी जो आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार हुआ, ध्यान से समझिए, भ्रष्टाचार कहां हुआ? आरटीओ ऑफिस में। दुर्घटना कहां हुई? सड़क पे। यानी भारत में जो 5 लाख लोग हर साल रोड एक्सीडेंट से मरते हैं, उसका रूट काज करप्शन है। क्योंकि सड़क में गड्ढे के कारण मरते हैं या तो अनपढ़ अनाड़ी ड्राइवर के कारण मरते हैं। अनाड़ी ड्राइवर का मूल कारण यह है कि 3000 रुपए में बिना टेस्ट किए उसका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया, और गड्ढे का रूट काज यह है कि जितना बजट था उसका 50% घूसखोरी, कमीशनखोरी में चला गया। तो रोड एक्सीडेंट का मूल कारण क्या हो गया? जोर से बोलिए जरा। भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार लाइलाज बीमारी तो नहीं है। अगर भ्रष्टाचार लाइलाज होता तो सिंगापुर में भ्रष्टाचार होना चाहिए था। जापान में भी घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली होनी चाहिए थी। जापान में भी 3-4 हजार रुपए के ड्राइविंग लाइसेंस बनना चाहिए था। जापान की भी सड़क हर साल टूटना चाहिए थी, जैसे आपके बरगद की सड़क टूटती रहती। अगर आप समस्याओं का रूट काज एनालिसिस करिए, जितनी समस्याएं हैं, अंत में आपको रूट काज मिलेगा या तो करप्शन या तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो भारत की 80% समस्याओं का, जो राष्ट्र के प्रति जो हमारे खतरे हैं, उसका 2 रूट काज है। एक है करप्शन, दूसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट। दूध में मिलावट क्यों होती है? पीने वाले ज्यादा हैं, गाय भैंस कम है। पीने वाले ज्यादा क्यों हो गए? क्योंकि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। जमीन 2% है, पानी 4% है, और दूध घी खाने वाले, भोजन करने वाले दुनिया के 20% हो गए। तो जमीन 2% दुनिया की, पानी हमारे पास दुनिया का 4%, जनसंख्या दुनिया की 20%। तो स्वाभाविक सी बात है, डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी। सब्जी खाने वाले ज्यादा है, सब्जी कम पैदा हो रही है। अनाज खाने वाले ज्यादा है, अनाज कम पैदा हो रहा है। टमाटर खाने वाले ज्यादा है, टमाटर कम पैदा हो रहा है। आजकल टमाटर महंगा हो गया है ना। भोजन करने वाले ज्यादा, अनाज कम। दूध पीने वाले ज्यादा, अनाज कम। रहने वाले ज्यादा, जगह कम। खेती करने वाले ज्यादा, खेती कम। तो सबसे प्रमुख कारण क्या हो गया? जनसंख्या विस्फोट। दूसरा, आपके उड़ीसा में क्या हो रहा है? उड़ीसा में भारतीय विचारधारा, भारतीय संप्रदाय, भारतीय पंथ, वसुधैव कुटुंबकम, नारी तू नारायणी, सर्वधर्म संभाव, यही तो भारतीयता है।
इसको मानने वाले कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, जरा बताइए जरा। कम हो रहे हैं। विदेशी पंथ को मानने वाले, विदेशी रीति रिवाज को मानने वाले, विदेशी परंपरा को मानने वाले, विदेशी तीज त्योहार मनाने वालों की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है ना। पहले 100% उड़ीसा में भारतीय थे, 100% उड़िया थे, कम होते होते 90% हो गए ना। 10% विदेशी आ गए ना यहां पे, जो विदेशी कल्चर मानते हैं, विदेशी रीति रिवाज मानते हैं, विदेशी परंपरा मानते हैं, विदेशी ज्ञान को मानते हैं, विदेशी किताब पढ़ते हैं, विदेशी उनकी जीवन शैली है, विदेशी त्योहार मनाते हैं। आ गए कि नहीं? और ये केवल स्वदेशी विदेशी की बात नहीं है। इनफैक्ट ये 10% लोग संविधान को भी नहीं मानते। संविधान का प्रियम्बल पढ़िए। संविधान का प्रियम्बल कहता है इक्वलिटी, यानी समस्त मानव समान है। समस्त मानव समान है, ये भारतीय विचारधारा है, विदेशी विचारधारा नहीं है। जो लोग अभी उड़ीसा में 10% हो चुके हैं, ये समस्त प्राणी को एक समान नहीं मानते। संविधान कहता है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी। ये जो 10% उड़ीसा में हो चुके हैं, ये जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी को नहीं मानते। ये नारी तू नारायणी नहीं मानते। उनके लिए नारी केवल उपभोग की वस्तु है। यत्र नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, ये भारत का कल्चर है, लेकिन ये कल्चर कम हो रहा है। भगवान जगन्नाथ जी को मानने वालों की संख्या कम हो रही है। भगवान हनुमान जी को, शंकर जी को, विष्णु जी को मानने वालों की संख्या उड़ीसा में कम हो रही है। विदेशी पंथ मानने वालों की संख्या बढ़ गई। अरे स्वाभाविक सी बात है, जब डेमोग्राफी बदल जाएगी तो फिर देश कैसे बचेगा? अगर डेमोग्राफी बदल जाएगी तो आपका उड़िया कल्चर कैसे बचेगा? उड़िया संस्कृति कैसे बचेगी? आपके तीज त्योहार कैसे बचेंगे? क्योंकि जैसे ही आपका कन्वर्जन होता है तो कन्वर्जन के बाद रीति रिवाज, परंपरा, शादी विवाह का तरीका, त्योहार मनाने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। तो इसका इलाज किसको करना था? शरीर का इलाज किसको करना होता है? डॉक्टर को। डॉक्टर साहब बैठे हुए। अब अगर कोई बीमारी है और डॉक्टर साहब को पकड़ में नहीं आ रही है, तो डॉक्टर साहब का धर्म क्या है? किसी अपने एक और सहयोगी डॉक्टर से बात करें। बोले भाई ये पेशेंट आया हुआ, ये बीमारी है, पकड़ में नहीं आ रही, तुम बताओ तुम क्या कहते हो? तुम्हारे यहां कोई ऐसा पेशेंट आया क्या? अल्टीमेटली डॉक्टर ये नहीं कहेगा भैया देखो अपने बस का नहीं, तुम जाओ जहां तुम्हें इलाज कराना कराओ। ऐसा नहीं कहेंगे डॉक्टर साहब। कोशिश करेंगे, 2-4 डॉक्टर बैठेंगे साथ में, चर्चा करेंगे, भाई ऐसा केस आया हुआ, इसका क्या इलाज करना, कुछ तो होगा, कहीं तो होगा। गूगल करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, लिखेंगे, लेकिन जो पेशेंट आया उसको ठीक करके भेजेंगे। ऐसे समाज की बीमारियों को ठीक करने की जिम्मेदारी हमारे शासकों की है। सांसद, विधायक भी सोशल डॉक्टर होते हैं। दुर्भाग्यवश हमारे सोशल डॉक्टर, आपके उड़ीसा के सोशल डॉक्टर ये समाज का इलाज नहीं कर रहे। जो जैसा था वैसे ही है। पहले भी बुरा मत मानना, वो कहते नहीं मछली चावल खा के आराम से रह रहे थे, आज भी मछली खा रह रहे हैं। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या खतरे आ रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, कहां कन्वर्जन हो रहा है, हमारे गरीबों का कैसे कैसे कन्वर्जन हो रहा है, किस तरीके से और क्या हो रहा है, इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर सड़क के किनारे अवैध निर्माण हो रहा है, इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर कहीं पर धर्मांतरण हो रहा है, इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर घुसपैठ हो रही है, इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर उड़ीसा में रोहिंग्या आ रहे हैं, इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर उड़ीसा में बांग्लादेशी आ रहे हैं, इसके रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सब कुछ समाज की थोड़ी है। अगर सब कुछ समाज की जिम्मेदारी है तो इतना सारा टैक्स समाज क्यों देता है? भाई आपने एक घर बनाया और नीचे 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दिए। अब कोई अगर कुत्ता, बिल्ली, जानवर आ रहा है तो सिक्योरिटी गार्ड
की जिम्मेदारी उसको मार के भगाना है या ऊपर से मालिक आके मार के भगाएंगे? जोर से बोलिए जरा। सिक्योरिटी गार्ड। आपने एक अपना बगीचा बनाया, बगीचे में 2 माली रख दिए, अब उसमें कोई खरपतवार पैदा हो रहा है, कोई बबूल का पेड़ पैदा हो रहा है, कोई अवांछित और कोई घास आ रही है, उसको निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? माली की। ये थोड़ी कि वहां पे जो मालिक है बगीचे का वो आके निकालेगा। लेकिन हमारे जो मालिक हैं, माली हैं, जिनको उस बबूल को निकालना है, वो कह रहे हैं भैया एक काम करो, तुम्हारा खेत है, तुम ही आके निकालो। अरे अगर मालिक को ही निकालना तो फिर मालिक को रखा क्यों? काहे लिए वेतन दे रहे? अगर सारे अवैध कार्य, राष्ट्र विरोधी कार्यों को ठीक करने की जिम्मेदारी सामाजिक संगठनों की है, सब कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी समाज की है, तो ये सांसद, विधायक, मंत्री, जज, पुलिस, तहसीलदार, थानेदार, एडीएम, कलेक्टर किस लिए हैं? ये केवल वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला लेने के लिए है क्या? जैसे टीचर को सैलरी मिलती है अच्छी तरीके पढ़ाने के लिए, ड्राइवर को सैलरी मिलती है अच्छी तरीके गाड़ी चलाने के लिए, डॉक्टर को सैलरी मिलती है अच्छी तरीके इलाज करने के लिए, वैसे जो पूरा प्रशासनिक व्यवस्था है, पुलिस, थानेदार, हवलदार, दरोगा, थाने, तहसीलदार, सांसद, विधायक, मंत्री, जज, इनकी ड्यूटी क्या है? उनकी ड्यूटी है समाज, भारत भारतीय परंपरा के अनुसार चले, भारत में भारतीयता बढ़े, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, विदेशी संस्कृति का नाश हो, यानी धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, भारत का कल्याण हो। यह किसकी जिम्मेदारी है? हमारी प्रशासनिक व्यवस्था का। और अगर वो नहीं हो रहा है तो फेल हो रहे। इसमें एक बहुत बड़ी गलती सामाजिक संगठनों की भी है। सारा का सारा उन्होंने अपने कंधे पे उठा लिया। अरे भैया, भारत विकास परिषद की जिम्मेदारी थोड़ी घुसपैठियों को पकड़ के निकालना है। भारत विकास परिषद की जिम्मेदारी थोड़ी कि रोहिंग्याओं को पकड़ पकड़ के निकालना है। भारत विकास परिषद ड्यूटी थोड़ी है कि जहां अवैध निर्माण हो रहा हो, कोई अवैध मजार बन रही हो, अवैध दरगाह बन रही है, उसको जाके तोड़ना, ये भारत विकास परिषद ड्यूटी नहीं है। किसकी ड्यूटी है? प्रशासन की। वो नहीं कर रहा है, उसको टोकना चाहिए, उसको टोकने की जरूरत है।